हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10th में पास्ट इंडेफिनिट के बाद जो हम पिछले वीडियो कालांश में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ चुके हैं भली भांति। टेंस पूरा का पूरा टेंस सिंटेक्स के माध्यम से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सभी प्रकार के वाक्यों में हमने सिंटेक्स का सहारा लिया था, वाक्य संरचना का सहारा लिया था। और वो आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए और अगला टेंस शुरू करेंगे। और अगला जो टेंस होगा, एक बार मैं और बता दूं आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में कि ये जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो टेंस है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे रीडिंग बेस से, हमारे राइटिंग बेस से और अन्य जो भी हैं हमारे पर्पस के लगभग 50% अपने आप में इसका हमारे पूरे ग्रामेटिकल, रीडिंग, राइटिंग पूरे सिलेबस में बहुत ज़्यादा योगदान रहता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। कुछ भी हम राइटिंग करते हैं उसमें भी इसी का सबसे ज़्यादा श्रेय रहता है। तो मैंने इसको बताया था कि भाई जिन हिंदी पहचान थी, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं या किसी भूतकाल की घटना को दर्शाया जाए तो वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो विशेष बात समझने की होती है वो इसकी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है इसकी? हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम एच भी कहते हैं। तो मैंने ये बताया था कि एम बी सेकेंड फॉर्म और नंबर 1 और नंबर 2 डिड, ठीक है ना। एम बी सेकेंड फॉर्म जो है इस टेंस में एच बी एम बी दोनों की भूमिका अदा करती है। यही इस टेंस की सहायक क्रिया है, यही इस टेंस की मुख्य क्रिया है। लेकिन इसमें सहूलियत वाली बात, हमें अच्छा लगने वाली बात यह है कि एम बी सेकेंड फॉर्म का जो प्रयोग अपन करते हैं सकारात्मक वाक्यों में वो सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। इसमें एक वचन बहुवचन होने की कोई भी ऐसी बात नहीं है कि हम एक वचन होने पर ये करेंगे, बहुवचन होने पर ये करेंगे। तो सकारात्मक वाक्यों में चाहे सब्जेक्ट किसी भी प्रकार का हो, हम एम बी सेकेंड फॉर्म ही लगाते हैं। इधर हम डिड की बात करें तो डिड का प्रयोग अन्य 3 तरह के वाक्यों में होता है। कौन कौन से? नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एम बी सेकेंड फॉर्म के पास 2 स्वरूप हैं, यही इसका एच बी मान लें और यही इसका क्या है? एम बी। क्यों कि टेंस जो होता है वो एच बी एम बी के मिलने से होता है। लेकिन सकारात्मक वाक्यों में जो इसकी पहचान हम ढूंढें कि भाई कोई सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, तो ये दोनों स्वरूपों में है। लेकिन डिड जो है वो केवल और केवल ओनली इट इज़ एच बी, यह केवल सहायक क्रिया है, ये सहायक क्रिया है। और तीनों तरह के वाक्यों में इसे सभी कर्ताओं के साथ लगाते हैं, इसे सभी तरह के कर्ताओं के साथ लगाते हैं। और इसके साथ हम क्या लगाते हैं? एम बी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। डिड जो एक सहायक क्रिया है और उसके साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं? एम बी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इस तरीके से ये हमें टेंस सीखना है। और इसमें हमने काफ़ी सारे सेंटेंस बनवाए थे, अफर्मेटिव के अलग से बनवाए थे, नेगेटिव के अलग से, इंटरोगेटिव के एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो मैंने बेस आपको जो बताया है कि भाई इतना हमें कम से कम पास्ट इंडेफिनिट के नाम से ध्यान रहे। क्या ध्यान रहे? कि एम बी सेकेंड फॉर्म और डिड जो हैं इसकी क्या है? मेन पहचान है। जब हम क्या पढ़ रहे होते हैं? बुक पढ़ रहे होते हैं या कोई सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें टेंस का जो कोई मुख्य आधार है वो हमारे पास केवल एच बी और एम बी है और उसे हमें पहचानना होता है और उसी के अनुसार हम क्या करते हैं? अपना अर्थ वगैरह निकालते हैं। ये है इसमें, ठीक है ना। अब हम अगला टेंस पढ़ेंगे आज, पास्ट कंटिन्यूअस, जो पिछले प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट रोल है। उसमें कुछ अलग बातें हैं, कुछ समानता हैं, वो आपको सीखनी है, समझनी है। तो हम डालेंगे आपके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसको क्या कहेंगे अपन?
अपूर्ण भूतकाल, इसको अपन अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, ठीक है ना। अब अपूर्ण भूतकाल कहते हैं तो वही बात आती है कि अपूर्ण भूतकाल क्यों कहते हैं, क्योंकि भूतकाल में इस टेंस के माध्यम से हम किसी कार्य को जारी दर्शाते हैं कि कार्य चल रहा है, बल्कि चल नहीं रहा है, बल्कि इसमें हो जाएगा चल रहा था। तो चल रहा था कि उसका कब समाप्त होगा ये हमारे पास कोई आइडिया नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, अपूर्ण मान लेते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, कंटिन्यू मीन्स जारी रहना, तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बात आती है इसकी पहचान है, तो नंबर 1 हम क्या पढ़ेंगे, पहचान पढ़ेंगे। और पहचान क्या है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, क्या ना, आदि शब्द आते हैं एवं किसी कार्य को भूतकाल में, एवं किसी कार्य को भूतकाल में जारी दर्शाया जाए तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो वह कौन सा टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद है हमारी हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी अर्थात सहायक क्रिया, वो इसमें केवल 2 हैं, वाज ऑब्लिक वर। बाज या वर में से किसी एक का हम प्रयोग करते हैं। अब बाज या वर जब 2 सहायक क्रिया हैं तो इनका लगाना कैसे होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो आप नोट डाल के इधर समझेंगे, लिखेंगे। इस टेंस में एक वचन कर्ता ही, सी, इट, नेम और एक शब्द और जुड़ जाता है इसमें आई को सिंगुलर माना जाता है इस टेंस में। तो ही, सी, इट, नेम, आई के साथ वॉज लगाते हैं, वॉज, और यू, दे, बी आदि बहुवचन कर्ताओं के साथ वर लगाते हैं, ठीक है ना, वर लगाते हैं। इस टेंस में एक वचन कर्ता ही, सी, इट, नेम, आई के साथ वॉज लगाते हैं और यू, देवी आदि बहुवचन कर्ताओं के साथ वर लगाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तीसरा जो बिंदु है हमारा वो कौन सा है, मेन वर्ब। मेन वर्ब MB मुख्य क्रिया। तो जो भी टेंस कंटिन्यूअस होता है
इस बात को अपन बार बार कहते हैं कि जो भी टेंस कंटिन्यूस होता है उसमें हमेशा कौन से क्या करते हैं अपन एमबी में, तो एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी, तो एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी, जिसको बी फोर्थ भी कहते हैं। वर्ब की चौथी फॉर्म पार्टिसिपल यूज होता है इसमें, ठीक है ना, आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। चाहे सब्जेक्ट मुख्य क्रिया का लगना सब्जेक्ट मुख्य क्रिया को प्रभावित नहीं करता है, तो आईएनजी लगती है, केवल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ही प्रभावित होगी। तो ये तीन बातें हमें किसी टेंस को पढ़ने में याद होनी चाहिए, और वही सारी बातें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वो सारी बातें होनी चाहिए। तो पहचान जैसे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं एवं किसी कार्य को भूतकाल में जारी दर्शाया जाए तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब जारी दर्शाने में कई बार रहा रही नहीं आते हैं। कई बार ऐसे होता है कि एक व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा था, अब बैठ रहा था ऐसे तो होता नहीं, बैठा था, अब हमको बैठा था मिल गया, तो कहने का मतलब बैठने का जो कार्य था वो कंटिन्यू था उसका। वो कब तक बैठा रहेगा, कब से बैठा था, ये हमने उसमें कोई भी कुछ नहीं पता, लेकिन हमने बैठा था तो इसको भी कंटिन्यूअस मानेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसी स्थिति में क्रिया को अगर हम निरंतरता में दर्शा देंगे तो वो पास्ट में कंटिन्यूअस कहा जाएगा। भूतकाल में जैसे वाक्य अपन देखेंगे, तो देखिए वाक्य है कुछ लोग मेले में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कुछ लोग मेले में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो कुछ लोग का मतलब क्या हो गया, सम पीपल वर, और बातें करना वर्ब है जिसको कहते हैं टॉक। तो टॉकिंग हो गया, सम पीपल वर टॉकिंग टू। अब हमको यहाँ पर एक दूसरे के लिए शब्द ढूंढना है, तो एक दूसरे के लिए हम दो शब्द हैं हमारे पास, ईच अदर और वन अनदर। एक तो है ईच अदर और एक कौन सा है, वन अनदर। तो ईच अदर तो जब लगाते हैं हम, ये प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, और इनको यदि केवल दो के बीच में अगर कोई वार्ता होती है तो हम ईच अदर लगाते हैं, और दो से अधिक के बीच के लिए हम वन अनदर लगाते हैं। तो टॉकिंग टू वन अनदर, वन अनदर। और कहाँ पर बातें कर रहे थे वो, मेले में, तो ये प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इन द फेयर, इन द फेयर। अब बात वही है कि इसको नेगेटिव करेंगे तो नॉट कहाँ लगेगा, तो सम पीपल वर नॉट टॉकिंग टू वन अनदर इन द फेयर, और ये वर सम पीपल नॉट, या वर सम पीपल टॉकिंग टू वन अनदर इन द फेयर। और एक हो जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव, और सम पीपल नॉट टॉकिंग टू वन अनदर इन द फेयर। तो ये कंडीशन है कि हमने केवल एक वाक्य को, जैसे कि एक ही वाक्य है, सभी क्रियाएं लग सकती हैं किसी भी वाक्य में, तो वो कंडीशन है कि एफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव। सम पीपल वर टॉकिंग टू वन अनदर इन द फेयर, सम पीपल वर नॉट टॉकिंग टू वन अनदर इन द फेयर,
वर सम पीपल टॉकिंग टू वन अनदर इन द फेयर और वर सम पीपल नॉट टॉकिंग टू वन अनदर इन द फेयर। इस तरीके के हम इस वाक्य को, अन्य वाक्य आप देखें, अन्य वाक्य आप देखें जो इस प्रकार हैं, जो थोड़ा सा हमें समझने में भ्रम पैदा होता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट कंटिन्यूअस। उसमें अध्यापक कुर्सी पर बैठा था या बैठा हुआ था, ठीक है ना। अब बैठा था तो हमें थोड़ा सा सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि हम केवल थातिथ्य को ध्यान दें, ठीक है। थातिथ्य को ध्यान दें, पास्ट इंडेफिनिट अगर इसको मान जाएंगे गलती कर जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा हम कॉमन सेंस से सोचें कि अध्यापक कुर्सी पर बैठा था या बैठा हुआ था। ऐसे अपन कहते हैं कि मैं उस समय बस स्टैंड पर खड़ा था, तो कहने का मतलब ये कि मेरा खड़ा होने का कार्य जारी था। खड़ा था का मतलब क्या है कि मेरा खड़ा होने का कार्य जारी था, इसलिए इसको कंटिन्यूअस में अपन ले जाएंगे, ठीक है ना। तो अध्यापक कुर्सी पर बैठा था तो इसका मतलब क्या है, द टीचर एक वचन है, एफर्मेटिव है। द टीचर वॉज सिटिंग कहाँ पर, इन द चेयर, कुर्सी पर। तो इनका प्रयोग करेंगे कुर्सी के लिए, पेड़ पर बैठने के लिए इन्हीं लगाते हैं अपन। ये तो बैठा हुआ था, गाय पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, तो कहने का मतलब वही है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। तीसरा वाक्य देखें, वे मेरे साथ उस दिन अपना कार्य नहीं कर रहे थे। वे मेरे साथ उस दिन अपना कार्य नहीं कर रहे थे। तो बे का मतलब क्या है, दे वर नॉट। तो कार्य करना, तो एक तो हम वर्किंग यूज कर सकते हैं, लेकिन अपना कार्य हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अलग कर लें तो करने की हमारे पास अंग्रेजी है। तो दे वर नॉट डूइंग अपना कार्य, मेरे साथ उस दिन भी अपना कार्य, तो दे वर नॉट डूइंग देयर वर्क, क्या नहीं कर रहे थे अपना कार्य, तो देयर वर्क आ गया। और मेरे साथ के लिए विद मी लगाऊंगा और उस दिन के लिए लगाऊंगा मैं दैट डे, ठीक है ना। तो दे वर नॉट डूइंग देयर वर्क विद मी दैट डे, ये हो जाएगा वाक्य। मैं सब्जेक्ट, मैं उस दिन छत पर क्या देख रहा था। तो देखिए बीच में क्या आने का मतलब क्या है कि WH वर्ड से बनेगा। तो WH वर्ड क्या के लिए क्या है, तो वाट वाज आई वॉचिंग। अपने आप स्वयं इंटेंशनली देखना, जानबूझकर देखना जो होता है उसको वॉच कहते हैं। और स्वाभाविक देखने के लिए
सी वर्ब लगाते हैं, तो व्हाट वाज आई वॉचिंग ऑन द रूफ दैट व्हाट वाज आई वॉचिंग ऑन द रूफ दैट डे। और देखें आप वाक्य, क्या हम कक्षा में सोमवार को अंग्रेजी पढ़ रहे थे। क्या हम कक्षा में सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहे थे। तो क्या हम के लिए क्या लगाओगे, तो सबसे पहले वर्ब वी, अब पढ़ना वर्ब है, वर्ब लगा दिया वी, और पढ़ना क्या है रीड, वर वी रीडिंग इन द क्लास। ओ रीडिंग क्या ऑब्जेक्ट रह गया, अंग्रेजी रीडिंग इंग्लिश, कैपिटल वर्ड से लिखेंगे, नाम है सब्जेक्ट का इसलिए इंग्लिश में ई कैपिटल आएगा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। वर वी रीडिंग इंग्लिश इन द क्लास ऑन मंडे। हमारा प्रधानमंत्री लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर क्या संबोधित कर रहा था, हमारा प्रधानमंत्री लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर क्या संबोधित कर रहा था। तो बात यह है, बीच में क्या फिर से आया, व्हाट वाज अवर प्राइम मिनिस्टर, व्हाट वाज आवर प्राइम मिनिस्टर। यदि ये आवर नहीं होता तो हमें दा लगाना पड़ता, क्योंकि ये हमारा एक थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं हम कई बार, जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं और आर्टिकल ये साथ साथ कभी नहीं आते, ये ध्यान रखने वाली बात है। व्हाट वाज आवर प्राइम मिनिस्टर एड्रेसिंग, संबोधित करने को क्या कहते हैं, एड्रेस। व्हाट वाज आवर प्राइम मिनिस्टर एड्रेसिंग फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे। What was our Prime Minister addressing from the Red Fort on Independence Day। ठीक है ना, ये एक लास्ट सेंटेंस दोबारा से सुन लें आप। अध्यापक कुर्सी पर बैठा था,
ये सेंटेंस कंटिन्यूस में माना जाएगा। पास्ट के कंटिन्यूस में द टीचर वाज सिटिंग इन द चेयर, यहाँ ऑन द चेयर नहीं होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। वे मेरे साथ उस दिन अपना कार्य नहीं कर रहे थे, तो दे वर नॉट डूइंग देयर वर्क विद मी दैट डे। तो डू मीन्स करना, तो यहाँ ऐसे नहीं कि ये डू सहाय क्रिया क्यों आई, डू एज ए मेन वर्ब यूज हुई है। मैं उस दिन छत पर क्या देख रहा था, व्हाट वाज आई वॉचिंग ऑन द रूफ दैट डे। क्या हम कक्षा में सोमवार को अंग्रेजी पढ़ रहे थे, तो वर क्या से शुरू हुआ, इसलिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। वर वी रीडिंग इंग्लिश इन द क्लास ऑन मंडे। हमारा प्रधानमंत्री लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर क्या संबोधित कर रहा था, व्हाट वाज अवर प्राइम मिनिस्टर एड्रेसिंग। ठीक है, तो एड्रेस पर मीन्स संबोधित करना भी होता है। फ्रॉम द रेड फोर्ट, लाल किले से, ऑन इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे का मतलब क्या है, स्वतंत्रता दिवस। कुछ अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों को क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। कुछ अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों को क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। तो क्यों नहीं के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले वाई वर सम स्टूडेंट्स नॉट, ओ वाई वर सम टीचर्स। सब्जेक्ट कौन है, टीचर्स। नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो इस तरीके से ये है आपका टेंस क्लियर होता है। कुछ अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों को क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। तो WH वर्ड वाई लगाएंगे सबसे पहले, और वाई के बाद में वर सम टीचर्स, वाई वर सम टीचर नॉट टीचिंग। कुछ अध्यापक क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को, इन द क्लास कक्षा में। तो ये आपका टेंस पास्ट कंटिन्यूअस। अब नेक्स्ट टेंस की शुरुआत थोड़ी कर देते हैं अपन, ठीक है ना। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे आज पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि उसका मतलब है परफेक्ट मीन्स पूर्ण, और कौन सा परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट। सबसे बड़ी बात, प्रत्येक टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का याद होना काफ़ी मायने रखता है। तो यहाँ पर हम लिख दें, क्या लिख दें, पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका मतलब है पूर्ण भूतकाल। कहने का मतलब ये है कि भूतकाल में जो कार्य निरंतर था, इस टेंस में उसे कैसा दर्शाया जाता है, पूर्ण दर्शाया जाता है। यूँ मान के चलें तो पिछला जो टेंस पढ़ा था उसमें हमें कम से कम ये ध्यान रहना चाहिए, टेंस का नाम आते ही या वो वर्ब देखते ही टेंस आ जाना चाहिए कि यदि हमें किसी अंग्रेजी सेंटेंस में वाज वर्ब प्लस ING दिखते हैं या पढ़ते समय हमें नज़र आते हैं, तो वो सीधा हिंदी में हम अर्थ निकालने की सोचें। हमारा मेंटली प्रोसेस इस तरीके का होना चाहिए कि हमें अर्थ में रहते ये निकालना होता है, यदि हमें कहीं वाज वर्ब प्लस ING दिखाई देता है। दूसरी बात, जो एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, सारा प्रोसेस यथावत है, ऐसा कुछ अलग उसमें नहीं है, ठीक है ना। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका अर्थ क्या हुआ, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल है साहब,
तो इसके बारे में आप नंबर 1 क्या लिखोगे? पहचान। नंबर 1 क्या लिखोगे? पहचान लिखोगे। और पहचान में क्या लिखोगे? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं या भूतकाल में किसी कार्य को पूर्ण दर्शाया जाए, पूर्ण दर्शाया जाए तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है ना? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं या भूतकाल में किसी कार्य को पूर्ण दर्शाया जाए तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो ये इसकी एक सामान्य पहचान है। दूसरी बात इसकी जो होती है वो कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब। तो HV या हेल्पिंग वर्ब जो है, तो हेल्पिंग वर्ब है आपकी इसमें केवल एक है हेड। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड। और हेड जब एक है तो विद ऑल सब्जेक्ट्स, यानी इसको सभी कर्ताओं के साथ अपन यूज करेंगे। विद ऑल सब्जेक्ट्स, सभी कर्ताओं के साथ हेड आ गया। इसके बाद में है भैया नंबर 3 पर मेन वर्ब। मेन वर्ब MB। तो परफेक्ट जो टेंस होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म लेता है। क्या लेता है परफेक्ट टेंस? थर्ड फॉर्म लेता है। तो मेन वर्ब की क्या लगेगी इसमें? मेन वर्ब बराबर थर्ड फॉर्म। तो ये 3 चीज़ हैं टेंस पढ़ने में। हालांकि आज इसके हम सामान्य वाक्य पढ़ेंगे, इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब आफ्टर बिफोर से जुड़ते हैं इसमें, तो वो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन आप इसको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पहचान जो आपके सामने है, ये हिंदी से इंग्लिश जो पढ़ रहे हैं अपन, या इंग्लिश हिंदी दोनों को मिश्रण हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए वह 2015 में 10वीं कक्षा पास कर चुका था। वह 2015 में 10वीं कक्षा पास कर चुका था। तो चुका था पहचान और पास करना, पास ही वर्ब ले लेंगे PASS, और 2015 में समय दे दिया और क्या कर चुका था? 10वीं कक्षा पास। तो ही हैड पास्ड the 10th class. He had passed the 10th class in 2015. He had passed the 10th class in 2015. यदि इस वाक्य को हम ऐसे बनाना चाहें, नेगेटिव स्वरूप देना चाहें, तो he had not passed the 10th class in 2015। और यदि इसको क्वेश्चन इंटरोगेटिव बनाएं तो हैड ही पास्ड द 10th क्लास in 2015, had he not passed the 10th class
ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वाक्य आपके चारों के चारों बन गए। तो ये ध्यान देना है आपको कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म के मायने क्या होते हैं, क्या मायने होते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस जो आप देख रहे हो कि हमने एक सामान्य सा वाक्य आपके सामने रखा, इसके अलावा और भी 2-4 वाक्य आप देखें ऐसे। जैसे देखें आप, सीता और राधा चोर को नहीं पकड़ चुकी थी। तो सीता एंड राधा हैड नॉट कॉट, जैसे कि ये सेंटेंस है, सीता और राधा चोर को नहीं पकड़ चुकी थी। सीता एंड राधा हैड सभी कर्ताओं के साथ, हैड नॉट कॉट द थीफ, तो सीता और राधा चोर को नहीं पकड़ चुकी थी। इसी तरीके से अन्य भी वाक्य हैं इसके। एक इंटरोगेटिव देखें, मोहन अपनी कॉपी में क्या लिख चुका था, क्या लिख चुका था। मोहन अपनी कॉपी में क्या लिख चुका था, तो क्या बीच में आ गया, तो वही कंडीशन आ जाएगी, व्हाट हैड मोहन written in his notebook, what had मोहन written in his notebook, मोहन अपनी कॉपी में क्या लिख चुका था। तो इस तरीके से ये आपका सामान्य टेंस। इसमें आगे जो है कल इसको निरंतरता देते हुए इसके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कराने हैं। और आज का वीडियो का अंश यही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।